21 मार्च 2026। ये वो तारीख थी जब ईरान की मिसाइल शक्ति ने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना और पास के शहर अराद के रिहायशी इलाकों में गिर गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में मिसाइल अटैक का जिक्र सुनने में आम सा लग रहा होगा, लेकिन इस मिसाइल अटैक ने दुनिया में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य नहीं रहे? क्या दुश्मन की मिसाइल किसी भी इलाके को आसानी से हिट कर सकती है? क्या रणभूमि में एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद खतरा बना रहेगा? इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाके में उसका न्यूक्लियर परमाणु केंद्र माना जाता है। जो डिमोना के न्यूक्लियर परमाणु केंद्र रेगिस्तान में डिमोना के पास स्थित है, यहाँ सुरक्षा सबसे कड़ी रहती है। यहाँ कई परतों वाली डिफेंस सिस्टम लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का मिसाइल इजराइल में अपने कदम रखने में कामयाब हो जाता है। ईरानी मिसाइल हमलों पर इजराइल की वायुसेना का कहना है कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से ईरान अब तक इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग चुका है। वायुसेना के मुताबिक इनमें से 92% मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। इजराइल की फायर ब्रिगेड सेवा ने कहा, डिमोना और अरद दोनों जगहों पर इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो उन्हें रोकने में नाकाम रही। इसके नतीजे में सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले वॉरहेड से लैस 2 बैलिस्टिक मिसाइलें शहरों में आ गिरी। डिमोना वो शहर है जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही नेगेव रेगिस्तान में इजराइल का मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर मौजूद है। और इस अहम इलाके की हिफाजत के लिए इजराइल ने आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाट को तैनात कर रखा है। हैरत की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस हमले को रोकने में नाकाम हो गए, जो इस बात को बताता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी एडवांस क्या ना हो, 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। मार्च को जब ईरान ने अपनी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये मिसाइलें डिमोना और अराद शहरों के रिहायशी इलाकों पर गिरी और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के हमले के बाद से ही फौरन इस बात की जांच शुरू कर दी गई है कि ये मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कैसे सफल हुई। ईरान ने इस बार प्रूव कर दिया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसको वो सैचुरेट कर देता है। इतने सारी मिसाइल्स लॉन्च करता है, इतने सारे ड्रोन लॉन्च करता है कि किसी भी सिस्टम का एक जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, अगर उसको आप पेनिट्रेट कर जाते हैं, उससे एक्सीड कर जाते हैं, तो आप उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देते हैं। यही ईरान ने किया और ईरान की जो 2 मिसाइलें जो आपके डिमोना और अरद में गिरी, वो दिखाता है कि इजराइल को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और लगातार देखिए जिस तरीके से तल अवीव और हाइफा और सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमले जारी हैं, दिखाता है कि उसने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है। तो एक तरीका होता है किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का। जब आप उसको ओवर यूटिलाइज करते हैं, अगर उसकी लिमिट के बाहर जाते हैं, तो नेचुरली कोई सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं बना जिसको भेदा ना जा सके।
इजराइल के डिमोना और अराद पर मिसाइल अटैक से ठीक एक दिन पहले ईरान ने अपनी सरहद से करीब 3,800 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस को टारगेट कर दागी गई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस घटना ने डिफेंस सेक्टर में हलचल मचा दी। चीन का एआई डिफेंस सिस्टम, ईरान का मिसाइल सिस्टम और रूस का मिसाइल लॉन्च सिस्टम, इन तमाम चीज़ों के गठजोड़ ने पश्चिमी देशों में टेंशन बढ़ा दी है। मिसाइल का पता लगाने का सबसे तेज तरीका अंतरिक्ष से निगरानी करना माना जाता है। मॉडर्न सैटेलाइट धरती के ऊपर से लगातार नजर रखते हैं। ये अत्याधुनिक उपग्रह मिसाइल छोड़े जाने पर निकलने वाली तेज गर्मी को तुरंत पहचान सकते हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, उसकी गर्मी अंतरिक्ष से डिटेक्ट हो जाती है और सैटेलाइट अपने सेंसर के जरिए कुछ ही सेकेंड में अलर्ट भेज देते हैं। ये शुरुआती चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे जमीन या समुद्र पर मौजूद सेना को तैयारी का समय मिल जाता है। जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो एक तरीके का वो जब बूस्ट फेज में रहता है तो बहुत हीट एनर्जी निकलता है, उसका ट्रेल बनता है। रॉकेट में तो ये ट्रेल बहुत प्रोमिनेंट होता है। मिसाइल्स में इस ट्रेल को अगर वो पिकअप कर लेता है सैटेलाइट, तो डेफिनेटली उसकी ट्रेजेक्टरी को वो इंटरपोलेट करता है, एक्स्ट्रापोलेट करता है और अल्टीमेटली टारगेट तक पहुंच जाता है और उसको मिड एयर में फिर वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का सैटेलाइट है, उसका क्या रिजोल्यूशन है और मिसाइल कितना हीट सिग्नल जनरेट कर रहा है या जो भी सिग्नल जनरेट कर रहा है उसको कितनी एफिशिएंटली सैटेलाइट पकड़ता है। तो ये सैटेलाइट की कैपेबिलिटी होती है। जितने मिलिट्री सैटेलाइट होते हैं जो पूरे ग्लोब को कवर करते हैं, वो इस तरीके के रेजोल्यूशन में महारत हासिल होती है, जो कि मिसाइल का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ और जो फिजिकल डायमेंशन होता है उसको वो पकड़ लेते हैं और फिर उसकी ट्रेजेक्टरी को एक्स्ट्रापोलेट करके टारगेट तक पहुंचते हैं और उसको मिड एयर में एक सुटेबल पॉइंट पे डिस्ट्रॉय करते हैं। सैटेलाइट से मिला सिग्नल बाद में जमीन पर मौजूद संयुक्त सामरिक केंद्र तक पहुंचता है। वहां से यह जानकारी पूरे रक्षा नेटवर्क में तेजी से साझा की जाती है, ताकि हर स्तर पर सतर्कता बढ़ाई जा सके और समय रहते जवाबी कार्रवाई की जा सके। सैटेलाइट सिर्फ शुरुआत में मदद करते हैं। मिसाइल की पूरी उड़ान पर नजर रखने की जिम्मेदारी रडार की होती है। रडार रेडियो तरंगे भेजती हैं, जो तरंगे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर धरती पर वापस लौटती हैं, जिससे पता चलता है कि मिसाइल कहां है और किस दिशा में जा रही है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में ईरान की मिसाइल एयर डिफेंस को भेजने में कई जगह कामयाब रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है उसका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। जैसे फोन में गूगल मैप्स काम करता है और हमें रास्ता दिखाता है, उसी तरह दुनिया भर के देशों के पास अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिका के पास जीपीएस है, रूस के पास ग्लोनास है और यूरोप के पास गैलीलियो है। भारत का अपना सिस्टम नेव आईसी है, जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसी तरह चीन का भी अपना सिस्टम बेडो है। अब फर्क यह है कि जीपीएस पर अमेरिका का कंट्रोल है, यानी अगर युद्ध की स्थिति हो तो अमेरिका दुश्मन देश के जीपीएस सिग्नल को कमजोर या बंद कर सकता है। इसे जैमिंग या स्पूफिंग कहा जाता है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। पिछले कुछ सालों में ईरान को ये समझ आ गया कि जीपीएस सिस्टम से उसके मिसाइल भटक सकते हैं, इसलिए उसने चीन के बैडू सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि ईरान के मिलिट्री सिग्नल मजबूत होने लगे और इन्हें जाम करना अमेरिका के लिए आसान नहीं रह गया। मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी नई जगह जाने के लिए
मैप की जरूरत होती है। पहले मिसाइलें सिर्फ इनर्शियल सिस्टम यानी अंदर लगे सेंसर के भरोसे चलती थी, लेकिन ये सिस्टम थोड़ी बहुत गलती कर सकता है। जब इसमें बेइदो जैसा सैटेलाइट सिस्टम जुड़ जाता है तो मिसाइल को लगातार अपडेट मिलता रहता है कि सही रास्ते पर है या नहीं। इससे किसी भी मिसाइल की सटीकता बढ़ जाती है। ईरान की मिसाइलें इसी वजह से सटीक लोकेशन पर हमला कर रही हैं। देखिए, दुनिया में कई सारे नेविगेशन सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है और आज की डेट में एक और जीपीएस सिस्टम है, गैलीलियो है। लेकिन चाइना ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, तमाम सैटेलाइट उसने ऑर्बिट में डाली है और जिससे कि वो मिनट टू मिनट पूरे वर्ल्ड की मैपिंग करता रहता है। जो बेदू सिस्टम है, वो तमाम तरीके के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका रेज़ोल्यूशन बढ़ता है और पूरे-पूरे इलाके, पूरे विश्व की वो मैपिंग करता है। ये एक हाइली एक्यूरेट सिस्टम है और जब आपके इस सिस्टम द्वारा किसी को ट्रैक करते हैं या किसी शिप को, मिसाइल को, एयरक्राफ्ट को लॉक कर देते हैं, तो उसको वो लगातार ट्रैक करता रहता है। इस सिस्टम का आज की डेट में ईरान इस्तेमाल कर रहा है और उसने लगातार अमेरिकन जेट, चाहे वो उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, यूएसएस गेराल्ड फोर्स हो, गेराल्ड फोर्ड हो, उसको उसने ट्रैक किया। अल जजीरा की रिपोर्ट में फ्रेंच इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर एलन जुलेट का कहना है कि युद्ध के दौरान दुश्मन देश कोशिश करता है कि सैटेलाइट सिग्नल को खराब कर दिया जाए। इसे जैमिंग कहते हैं। ऐसे में मिसाइल को गलत सिग्नल मिल सकता है और वो रास्ता भटक सकती है और यहीं पर एआई काम आता है। एआई हजारों लाखों तरह के सिग्नल पैटर्न सीख चुका होता है, वो ये पहचान सकता है कि कौन सा सिग्नल असली है और कौन सा नकली। अगर कोई जैमिंग हो रही है तो एआई उसे फिल्टर कर देता है और मिसाइल को सही दिशा में बनाए रखता है। रूस की मिसाइल लॉन्च क्षमता, चीन का सैटेलाइट नेटवर्क और एआई सर्विलांस, ईरान की मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर पश्चिमी देशों की सैन्य ताकत को चुनौती दे रहे हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौतियां दे रही हैं। अब सवाल उठना जायज़ है कि क्या एयर डिफेंस सिस्टम कारगर नहीं रह गया? क्या एयर डिफेंस सिस्टम का लूप होल ढूंढ लिया गया है? और सवाल ये भी उठता है कि अगर युद्ध जैसे हालात भारत के साथ बने तो क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी मिसाइल की चुनौतियों का सामना करेगा? भारत 7 देशों में अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका समुद्री सीमा वाले देश हैं। इन देशों में 2 ऐसे देश हैं जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे रहते हैं। एक चीन है तो दूसरा पाकिस्तान। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टर में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जुड़ा है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। भारत के उत्तर में हिमालय का पहरा है, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। लिहाजा भारत हर तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के रक्षा कवच को तैयार कर रखा है। भारत के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला, लॉन्ग रेंज, जैसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दूसरा, इंटरमीडिएट, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा, शॉर्ट रेंज, जिसके लिए हमारे पास आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। वही चौथा, वेरी शॉर्ट रेंज है, जिसमें मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल हैं। भारत एक तरह के सिस्टम पर निर्भर होने के बजाय
मिक्स्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज और मारक क्षमता अलग अलग है। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। भारत की सरहद पर हिफाजत के लिए प्रमुख तौर से 4 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, जिसमें आकाश S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर शॉर्ट रेंज तक के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम्स को दुश्मन के विमान, मिसाइल्स, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकता है। भारत अब LRSAM सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद है कि ऐसा सिस्टम तैयार करना जो अलग अलग तरह के हवाई खतरों से निपट सके। भारत DRDO प्रोजेक्ट कुश के तहत इसका निर्माण कर रहा है। भारत का उद्देश्य है कि 2028 से 29 तक इसे सरहद पर तैनात किया जा सके। स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसे रोकने और मार गिराने में सक्षम होगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करेगी, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम होगी। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वार करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर सकेंगी। अभी DRDO काम कर रही है एक नए मिसाइल के ऊपर, जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है, और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास, और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है। इसके लिए इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल में सिस्टम को बराक नाम से जाना जाता है। इजराइल में बराक नाम से पूरी मिसाइल फैमिली है, लेकिन इन्हें भारत में LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। साल 2015 में INS कोलकाता से LRSAM का सफल परीक्षण हुआ और साल 2017 में इन्हें शामिल किया गया, जिसके बाद भारत की युद्धपोतों पर इन्हें लगाने का काम शुरू किया गया। अब भारतीय वायुसेना के पास 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है, जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती है। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही तबाह कर सकती है। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, ADGES यानी एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम
और BADZ यानी बेस एयर डिफेंस जोन्स। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADZ में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस रडार कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। डायरेक्ट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं होती। इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी ज़रूरत 2019 में महसूस की गई जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिमोटली पायलटेड व्हीकल जो रैकी और इसके लिए सर्वेलेंस के लिए लगा हुआ था, उसको ईरान ने मार गिराया। तो ये समझा गया कि ज़रूरी है कि एक 4CI कमांड वाला इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए। 4CI का मतलब है कि कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस। तो ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो हर तरह के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, दुश्मन के हर तरह के जो भी उनके टारगेट हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। 2 लेयर के हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल्स, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइलों को मार गिराएगा। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अवैध सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में चलना पड़ेगा। साल 1971 में पाकिस्तान की ओर से हमारे उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिम के 9 एयरबेस पर हमला किया गया, जिसमें श्रीनगर, आगरा और अमृतसर शामिल हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को गुजरात के भुज में रुद्रमाता एयरबेस पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया। 14 दिन में 35 बार हमले किए गए, 92 बम और 22 रॉकेट दागे गए, जिससे हमारा एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गया। पाकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए भारत के पास मिसाइल तो तैनात थी, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इन्हें पकड़ सके। उन्नीस 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना, और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। DRDO ने 1980 में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल सिस्टम पर काम शुरू किया। 1990 के दशक की शुरुआत में गाइडेड मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट के तहत इस मिसाइल पर काम शुरू हुआ। साल 2000 में इसकी शुरुआत में इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और साल 2009 में आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हो गया। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि
एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर होती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में। ये इसको हैंडओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की एडी रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर को, और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई, जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट जो है उनको एंगेज करने के लिए, और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना साध सकती है। आकाश मिसाइल पिछले एक दशक से भारत के आसमान की रक्षा कर रही है। अब इसके अपग्रेड सिस्टम पर काम किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के बाद इसे थल सेना और वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है। साल 2017 और 2020 के विवादों में एयर डिफेंस सिस्टम ही थे जिसने चीन की चाल को एक्सपोज किया। अब चीन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को देखकर भारतीय सीमा में कदम रखने की गुस्ताखी नहीं करता। आप ताइवान को ही देख लीजिए। आए दिन चीन ताइवान के एयर स्पेस में कदम रखकर, उसमें घुसकर, बॉम्बर और लड़ाकू भेजकर आए दिन ताइवान को डराता धमकाता रहता है। चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से लेकर उसके न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में शुमार S-400 को तैनात कर दिया है। ये वही S-400 है जिसके सामने अमेरिका का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी आने की जुर्रत नहीं करता। S-400 को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर कहा जाता है। ये एक ऐसा विध्वंसक हथियार है जो एक साथ 160 टारगेट को पहचान लेता है। 400 किलोमीटर की रेंज में ना तो 5th जनरेशन फाइटर जेट फटकने की गुस्ताखी करते हैं और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल आगे बढ़ पाते हैं। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। -50 डिग्री तापमान से लेकर -70 डिग्री तापमान में काम करने में सक्षम इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसलिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति में यह बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर
ड्रोन हमले से बचने में भी कारगर माने जाते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। वहीं S-400 के प्रहार से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन भी बच नहीं सकता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती है, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। पहली मिसाइल है 9M96E, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल 48N6E2, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। तीसरी मिसाइल है 48N6DM, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। वहीं चौथी मिसाइल है 48N6E, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया का है, और 2018 में भारत ने तकरीबन $5.4 बिलियन की एक डील करी थी, जिसके अंदर कोई 5 सिस्टम जो है हमें डिलीवर करने थे। तो इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 36 टारगेट साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जाके 5 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। ये 30 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, उसका मार जा सकती है, और इसलिए ये एक इतना पावरफुल और शक्तिशाली वेपन सिस्टम है कि जब भारत ने रशिया के साथ डील की तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर बहुत शोर मचाया था। मिसाइलों के सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 का एक और ये बहुत बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम जो है इसको मोबाइल टाटा या मर्सिडीज गाड़ियां या उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कुछ ही मिनटों में, और जाके इसको डेवलप करके वहाँ पर उसको लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा वेपन सिस्टम है जो हमारे पास, जिसका 400 किलोमीटर का रेंज है। चीन के पास पहले से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत हो, और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। ये एक्चुअली S-200 से लेके 200 किलोमीटर वाला रेंज था, फिर S-300 आया, अभी S-400 आया, और सुनने में आया है कि वो एक नया ज़्यादा रेंज वाला 400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला भी एक वेपन सिस्टम रशिया डेवलप कर रहा है। तो ये इंडिया के पास 3 वेपन सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो 2 हैं वो अभी 2024 में आने वाले हैं। भारत को अब तक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में तैनात कर दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान की मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से लैस है, जो देश की तरफ आ रही 5000 किलोमीटर की रफ्तार की मिसाइल को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये सिस्टम मिसाइल के गिरने की गुंजाइश को भी ना के बराबर कर देता है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 वेरिएंट्स हैं। पहला AD-1 और दूसरा AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से दुश्मन अपने देश में बैठकर किसी भी देश पर हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम होता है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कवच तैयार करती है। डीआरडीओ के बनाए बीएमडी सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल 2 टियर डिफेंस प्रोग्राम के तहत काम करता है। 2 टियर डिफेंस प्रोग्राम में पहली शील्ड पृथ्वी एयर है जो किसी भी दुश्मन के मिसाइल को 50 से 180 किलोमीटर की दूरी पर बाहरी वायुमंडल के अंदर ही रोक और तबाह कर सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बना देता है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस्ड एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने नहीं देगा। 2 लेयर सिस्टम की बात नहीं, एक्चुअली ये मल्टी लेयर सिस्टम है कि जितने भी टाइप के अलग अलग कोई भी दुश्मन के अलग अलग टाइप के, चाहे वो रिमोटली पायलटेड व्हीकल हों, ड्रोन यानी वो हों, या फाइटर वो हों, या जेट हो, या मिसाइल हो, किसी तरह का भी कोई अटैक हो तो उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक और हमारी डिफरेंट कैपेबिलिटी हो कि इसीलिए कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या दूसरे मिसाइल सिस्टम, उनको 3-4 हिस्सों में बांटा जाता है कि लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, स्मॉल शॉर्ट रेंज और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 7000 किलोमीटर भी जा सकता है। भारत के पास शॉर्ट एंड मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर भी है। ये मल्टीपल लॉन्चर से लैस है और ऑपरेशन में बेहद आसान भी है। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये हल्का लेकिन घातक और सटीक है। इसे ट्रैक पर तैनात लॉन्चर से दागा जा सकता है। स्पाइडर के 2 वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा है स्पाइडर MR यानी मीडियम रेंज। ये दोनों मल्टीपल लॉन्चर्स और सेल्फ प्रोपेल्ड हैं जो हर मौसम में काम कर सकते हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक है पाइथन 5 और दूसरी है डर्बी। दोनों मैक 4 यानी ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज स्पीड से उड़ती हैं, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन माना जाता है। पाइथन 11 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जा सकती है, जबकि डर्बी मिसाइल 23 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने में सक्षम है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत रखती है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है, जबकि स्पाइडर MR और LR से 80 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सुरक्षा मिलती है। स्पाइडर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर S जो है वो सरफेस टू एयर इंडिकेट करता है, PY जो है वो उसका मतलब है पाइथन, जो कि 5th जनरेशन की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका तकरीबन 4 या 5 मैक का इसकी स्पीड है और ये 5th जनरेशन है और इसका रेंज जो है 20 किलोमीटर है। साथ जो DER है वो इंडिकेट करता है डर्बी। डर्बी जो है ये एक 70 किलोमीटर की मीडियम रेंज की मिसाइल सिस्टम है। सो ये स्पाइडर के अंदर 2 अलग अलग, एक शॉर्ट रेंज वाली 20 किलोमीटर की पाइथन हो गई जो 5th जनरेशन है, और इसके साथ साथ दूसरा वेपन सिस्टम जो है वो हो गया जो डर्बी का है जिसका रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर है। सो दोनों मिला के ये स्पाइडर एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है। 3, 2, 1। बेहद नजदीक से आने वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए देश में ही ऐसा सुरक्षा लेयर तैयार किया जा रहा है जो नजदीकी हमलों को नाकाम करने में सक्षम हो। DRDO V-शॉर्ट्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है।
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दागे जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। विशॉर्ड में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मेन या पोर्टेबल लॉन्चर से जमीन से भी दागा जा सकता है, यानी इसे कोई भी कहीं भी ले जाकर आराम से दाग सकता है, चाहे वो चीन से सटी हिमालय की सीमा हो या फिर पाकिस्तान से सटा हुआ रेगिस्तान। यही नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किसी शहर या इंपॉर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ चला है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों की ओर से होने वाले हर हवाई हमलों को रोकने में सक्षम माने जाते हैं। दुश्मन चाहे एक साथ कई मिसाइल फायर कर दे या फिर कई सारे फाइटर प्लेन से हमला बोल दे, एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। रण क्षेत्र में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।